नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम लॉन्जाइनस और उनके वर्क ऑन द सबलाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉइंट। हु लॉन्जाइनस वाज एंड व्हेन ही लिव्ड आर अलाइक अननोन, बट द फेमस treatise on the sublime is often attributed to him, although it is sometimes doubted whether it was written by someone of that name. लॉन्जाइनस कौन था और वो कहाँ रहता था, ये समान रूप से अज्ञात बातें हैं। दोस्तों, कोई भी पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि लॉन्जाइनस कौन था और कहाँ पैदा हुआ था, लेकिन एक ट्रेटाइज है ऑन द सबलाइम नाम का, वो अक्सर उन्हें ही एट्रीब्यूट किया जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि ऑन द सबलाइम नाम का वर्क लॉन्जाइनस ने ही लिखा है। लेकिन कभी कभी संदेह भी किया जाता है कि क्या ये वर्क इस नाम के किसी व्यक्ति ने ही लिखा है या फिर और किसी ने। नेक्स्ट पॉइंट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द डेट ऑफ द वर्क ऑन द सबलाइम हैज़ एडेड टू द डिफिकल्टी। Some believe it to be the work of the 3rd century AD, while others are of the opinion that the work belongs to the 1st century AD. That he was a Greek is beyond dispute. ये वर्क कब लिखा गया ये भी किसी को नहीं पता है, और ये जो डेट की अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता है, ये डिफ़िकल्टी को और ज़्यादा बढ़ाती है। कुछ लोग तो मानते हैं कि ऑन द सबलाइम नाम का वर्क 3rd सेंचुरी में लिखा गया, जबकि कुछ ये राय भी रखते हैं दोस्तों कि ये 1st सेंचुरी का वर्क है। लेकिन एक बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो है कि ये एक ग्रीक राइटर था, अर्थात लॉन्जाइनस बिलोंग्स टू ग्रीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ड ऑन द सबलाइम इज ओरिजिनली रिटन इन ग्रीक विद द टाइटल पेरीहिप्सस। Here the word hypsus means sublime. It has been addressed to Postumius Terentius, obviously a Roman, of whom nothing is known. On the sublime नाम का वर्क ओरिजिनली ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है दोस्तों, और इसका ग्रीक लैंग्वेज में टाइटल दिया गया था पेरीहिप्सस। हिप्सस का मतलब यहाँ पर सबलाइम है दोस्तों, और ये जो पेरीहिप्सस यानी कि ऑन द सबलाइम नाम का वर्क है, ये पोस्ट्यूमियस टेरेंटेनियस को संबोधित करके लिखा गया है, जो कि एक रोमन है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क ऑन द सबलाइम हैज़ कम डाउन टू अस नॉट होल एंड एट लीस्ट 1/3 ऑफ इट इज मिसिंग, बट इवन द पार्ट्स दैट रिमेन आर सफिशिएंट टू प्लेस द ऑथर by the side of Aristotle, the writer of the Poetics. The central argument of the work on the sublime is what constitutes sublimity in literature. ये जो work on the sublime है, ये हमारे पास संपूर्ण रूप में नहीं पहुंचा है दोस्तों। इसका कम से कम 1/3 हिस्सा खो चुका है, लेकिन जो भी हिस्से हमारे पास पहुंचे हैं वो पर्याप्त हैं इस ऑथर यानी कि लॉन्जाइनस को एरिस्टोटल की साइड में प्लेस करने के। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल इज द राइटर ऑफ द पोइटिक्स। इसका अर्थ ये हुआ कि लॉन्जाइनस का स्टेटस एरिस्टोटल के बाद वाला ही है दोस्तों, और जो मुख्य थीम है इनके वर्क ऑन द सबलाइम की, वो ये है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सब्लिमिटी इन लिटरेचर, कि वो कौन सी चीज़ है जो कि सब्लिमिटी बनाती है लिटरेचर में। Before Longinus, the function of literature, if it was poetry, was to preach, instruct, to please, delight, or to do both, and if it was prose, to persuade. These 3 P's were considered the formula to achieve greatness and immortality through the literary work. Longinus से पहले लिटरेचर का प्रमुख कार्य माना जाता था, अगर वो पोइट्री है तो वो प्रीच करे या फिर प्लीज करे, अर्थात या तो कुछ नया सिखाए या फिर आनंदित करे या फिर दोनों ही काम करे।
और अगर ये प्रोज है तो इसे परसुएड यानी कि कन्विंस करना चाहिए, दूसरों को अपनी बात से सहमत कराना चाहिए। ये जो 3P वाला फॉर्मूला था दोस्तों, इसे ही लॉन्जाइनस से पहले फॉर्मूला माना जाता था ग्रेटनेस और इमॉर्टलिटी प्राप्त करने का अपने लिटरेरी वर्क के माध्यम से। अर्थात जो राइटर्स प्रीच, प्लीज और परसुएड वाले फॉर्मूला को फॉलो करते थे वो महानता और अमरता प्राप्त करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्जाइनस फाउंड दिस 3-word formula wanting. According to him, the epics of Homer, the lyrics of Pindar, the tragedies of Sophocles undoubtedly follow this 3-word formula, but they are immortal for a different reason altogether, that is sublimity. इस पॉइंट में हमें यह बताया गया है दोस्तों कि लॉन्जाइनस इस 3 वर्ड वाले फॉर्मूला को यानी कि प्रीच, प्लीज और परसुएड वाले फॉर्मूला को वांटिंग पाते हैं। उन्हें ये फॉर्मूला अपूर्ण लगता है। उनके अनुसार होमर के लिखे हुए एपिक्स, पिंडर के लिखे हुए लिरिक्स और सोफोक्लिस की लिखी हुई ट्रेजेडीज इन 3Ps को तो फॉलो करती ही करती है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि इन वर्क्स को और इन राइटर्स को अमर और महान बनाती है, और वो ही चीज़ है सब्लिमिटी, उत्कृष्टता। और उत्कृष्टता ही है दोस्तों जो कि किसी भी वर्क को सबलाइन बनाती है और उसके राइटर को इमॉर्टल फेम वाला। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, sublimity consists in a certain distinction and consummate excellence in expression, and it is from this and no other source that the greatest poets and prose writers have gained their eminence and immortal fame. The effect of a sublime work is not to convince the reason of a reader, but to transport him out of himself. लॉन्जाइनस के अनुसार सब्लिमिटी एक डिस्टिंक्शन है जिसमें कि कंजुमेट एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन होता है, अर्थात एक्सप्रेस करने का एक परफेक्ट तरीका होता है। और ये सब्लिमिटी ही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, जो कि सबसे महान पोइट्स को और प्रोज राइटर्स को ग्रेट एमिनेंस को अमरता वाली प्रसिद्धि दिलाती है। एक सब्लाइम वर्क किसी रीडर के रीजन को कन्विंस नहीं करता, बल्कि उस रीडर को ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसे उससे ही दूर ले जाता है और वो सब कुछ भूलकर उस वर्क में खो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, नॉट इंस्ट्रक्शन और डिलाइट और परसुएशन इज द टेस्ट ऑफ ग्रेट लिटरेचर बट टू ट्रांसपोर्ट इट्स कैपेसिटी टू मूव द रीडर टू एक्सटेसी caused by irresistible magic of speech. The writer spellbound the reader with the magic of his work. लॉन्जाइनस के अनुसार इंस्ट्रक्ट करना, डिलाइट करना या परसुएट करना ग्रेट लिटरेचर का टेस्ट नहीं है, बल्कि ग्रेट लिटरेचर का टेस्ट तो ट्रांसपोर्ट करना है। अर्थात आप अपने वर्क के माध्यम से लोगों को एक अलग दुनिया में ले जा सकते हो या फिर नहीं ले जा सकते। ट्रांसपोर्ट वो कैपेसिटी है दोस्तों जिससे कि हम रीडर को एक अलग दुनिया, परमानंद वाली दुनिया में ले जाते हैं, और ऐसा हम अपने लिटरेरी वर्क के मैजिक से कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्जाइनस बिलीव्स दैट बोथ नेचर एंड आर्ट contribute to sublimity in literature. Longinus finds 5 sources of sublimity. Out of them, first 2 are largely the gifts of nature and the remaining 3 the gifts of art. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि लॉन्जाइनस मानता है कि नेचर और आर्ट दोनों ही अपना अपना योगदान देते हैं किसी लिटरेरी वर्क में सब्लिमिटी लाने के लिए। नेचर से मतलब उन क्वालिटीज से है जो इनेट यानी कि जन्मजात होती हैं, और आर्ट वो क्वालिटीज जिन्हें कि हम अपनी मेहनत से एक्वायर करते हैं। इसी आधार पर लॉन्जाइनस ने सब्लिमिटी के 5 सोर्सेस में से शुरू के 2 सोर्सेस गिफ्ट्स ऑफ नेचर वाले लिए हैं और बाकी के 3 गिफ्ट्स ऑफ आर्ट वाले।
Next point is, according to Longinus, the 5 sources of sublimity are grandeur of thought, capacity for strong emotion, appropriate use of figures, nobility of diction, dignity of composition. अब हम इन सारे सोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे दोस्तों। पहली बात ग्रैंडियर ऑफ थॉट की कर लेते हैं। सबलिमिटी इज एन एको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल। नोबडी कैन प्रोड्यूस अ सब्लाइम वर्क unless his thoughts are sublime. Stately thoughts belong to the loftiest minds. Mostly they are innate, but they can also be acquired by a proper discipline, chiefly by following the great masters. Sublimity हमारी आत्मा की महानता की गूंज होती है। कोई भी व्यक्ति जिसके विचार सबलाइम नहीं है वो सबलिमिटी वाला वर्क लिख ही नहीं सकता। अर्थात उच्च विचार भी उच्च दिमाग वाले लोगों में ही आते हैं दोस्तों। और ये जो विचार हैं ये इनेट भी हो सकते हैं और इन्हें एक्वायर भी किया जा सकता है एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो कर कर। मुख्य रूप से ओल्ड क्लासिकल राइटर्स, जिनको कि लॉन्जाइनस ग्रेट मास्टर्स कह के बुलाता है दोस्तों, को फॉलो करके भी हम अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को विकसित कर सकते हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एल्यूसिडेटिंग द लेटर, लॉन्जाइनस सेज इट इज़ गुड फॉर अस टू व्हेन वी आर वर्किंग एट सम सब्जेक्ट which demands sublimity of thought and expression to have some idea in our minds as to how Homer might have expressed the same thought, how Plato or Demosthenes would have raised it to the sublime. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों, अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ इनेट नहीं है तो इन्हें हम पुराने राइटर्स के बारे में सोच करके और उन्हें फॉलो करके अचीव भी कर सकते हैं। लॉन्जाइनस कहते हैं बहुत अच्छा रहेगा जब हम किसी ऐसे सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं जो सब्लिमिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की डिमांड करता है, तो हम ये सोचें कि अगर यही सब्जेक्ट होमर को मिला होता तो वो किस तरीके से अपने थॉट्स को प्रकट करता, या फिर प्लेटो और डेमोस्थेनीज किस तरीके से अपने वर्क को सबलाइम बनाने का काम करते हैं। और इन पुराने राइटर्स के बारे में सोचने के बाद और उन्हें फॉलो करने के बाद हम ग्रैंडियर ऑफ थॉट वाले सोर्स को एक्वायर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ग्रैंडियर ऑफ थॉट से रिलेटेड हमारे 2 पॉइंट्स थे। नाउ कम्स कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। व्हाट लॉन्जाइनस सेज of this second natural source of sublimity is unfortunately lost. At the end of the book, he proposes to deal with the subject in a separate treatise of which nothing is known. But there are scattered remarks in the work which throw light on what he thought of emotions as an important factor in sublimity. Sublimity कि इस दूसरे नेचुरल सोर्स के बारे में जो भी लॉन्जाइनस कहते हैं वो दुर्भाग्यवश खो गया है दोस्तों। इस बुक के अंत में लॉन्जाइनस कहते हैं कि वो अपने आने वाली ट्रीटाइज में इस टॉपिक पर और खुल के बात करेंगे, लेकिन वो वाला ट्रीटाइज हम पर नहीं पहुंच पाया है दोस्तों, वो वास्तव में खो गया है। लेकिन कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में हमें ऑन द सबलाइम नाम के ट्रीटाइज में स्कैटर्ड रिमार्क्स ही मिलते हैं दोस्तों, जो कि इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लॉन्जाइनस थॉट ऑफ इमोशन को कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता था सबलिमिटी के लिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट नाउ। एट वन प्लेस लॉन्जाइनस सेज, आई वुड कॉन्फिडेंटली अफर्म दैट नथिंग मेक्स सो मच फॉर ग्रैंडियर as true emotion in the right place. Like stately thoughts, stately emotions belong to the loftiest souls. They equally lead to loftiness of utterance, but they have to be true emotions and in the right place.
इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि लॉन्जाइनस अपने ट्रीटाइज ऑन द सबलाइम में एक जगह ये लिखते हैं कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रांडियोर लाने में कोई भी इतना काम नहीं करता जितने कि ट्रू इमोशंस जिन्हें कि सही जगह पर दिखाया जाए। उनके अनुसार स्टेटली थॉट्स की तरह स्टेटली इमोशंस भी लॉफ्टीएस्ट सोल्स को ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। अर्थात जिन लोगों की आत्मा महान होती है वही महान सोच पाते हैं और वही महान इमोशंस को अपने वर्क के माध्यम से क्रिएट कर भी पाते हैं। लेकिन लॉन्जाइनस जोर देके कहते हैं कि ये ट्रू इमोशंस हो इन द राइट प्लेस हो। अगर ये ट्रू इमोशंस नहीं होंगे और राइट प्लेस पर नहीं होंगे तो ये वर्क सबलाइम नहीं आर्टिफिशियल बन जाएगा दोस्तों। इसी आधार पर लॉन्जाइनस ने ट्रू सबलाइम और फॉल्स सबलाइम के बीच में अंतर बताया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द आर्टिस्टिक एड्स टू सब्लिमिटी द फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट स्पेस nearly 1/3 of the treatise. Longinus believes a figure is effective only when it appears in disguise. That is to say, when it is shaped by the brilliance of style. Let's move on to the third source of sublimity, appropriate use of figures. Of the artistic aids to sublimity, the figures of speech occupy the largest space, nearly 1/3 of the treatise. Longinus believes that a figure is effective only when it appears in disguise. That is to say, when it is shaped by the brilliance of style. Appropriate use of figures जो कि एक आर्टिस्टिक एड का काम करता है दोस्तों, वो इस ट्रीटाइज के सबसे बड़े भाग लगभग 1/3 ऑफ द ट्रीटाइज को कवर करता है। लॉन्जाइनस मानते हैं कि एक फिगर तभी इफेक्टिव होता है जब उसे हिडन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, अर्थात उसे ब्रिलियंस ऑफ स्टाइल के साथ प्रकट किया जाए। ये फिगर रीडर्स को प्लेजेंट सरप्राइज तो दे लेकिन आर्टिफिशियलिटी ना लाए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज द चीफ फिगर्स दैट मेक फॉर सब्लिमिटी आर द रिटोरिकल क्वेश्चन, asyndeton, hyperbaton and periphrasis. The rhetorical question is a statement in question form that suggests its own answer. The asyndeton is a speech in which words or clauses which should be ordinarily connected by conjunctions are left unconnected. मुख्य फिगर्स ऑफ स्पीच जिनका सब्लिमिटी के लिए प्रयोग किया जाता है लॉन्जाइनस के अनुसार रिटोरिकल क्वेश्चन, एसिंडेटन, हाइपरबेटन और पेरीफ्रेसिस हैं। अगर इनमें से पहले वाली की बात करें अर्थात रिटोरिकल क्वेश्चन की, तो ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि क्वेश्चन फॉर्म में तो होता है लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर ये खुद ही सजेस्ट कर रहा होता है। अर्थात ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिससे रीडर से आंसर नहीं मांगा जाता, उसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही आंसर खुद ब खुद मिल जाता है। उदाहरण के लिए, हु इज हियर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्डमैन। यहां कौन इतना तुच्छ व्यक्ति होगा जो कि बॉन्डमैन यानी कि गुलाम बनना चाहेगा। द आंसर इज नोबडी। एसिंडेटन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों जिसमें उन वर्ड्स और क्लॉजेज को जो कि सामान्यतः जुड़े होने चाहिए किसी कंजंक्शंस के माध्यम से, उनको अनकनेक्टेड या फिर बिना जुड़ा ही छोड़ दिया जाता है, जैसे 5, 6, अबंडेंट, संक, गॉन, फॉरएवर। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरबेटन is an inversion of the normal order of words. It suggests a disordered utterance made under an emotional strain. For example, in Shakespeare's Macbeth, Macduff speaks, "O horror, 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 tongue nor heart cannot conceive nor name thee." Hyperbaton inversion of normal order of words होता है दोस्तों,
जिसमें कि हम शब्दों को आगे पीछे बोल देते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे डिसऑर्डर्ड अटरेंस को दिखाता है, जो कि हम इमोशनल स्ट्रेन में बोलते हैं। अर्थात जब हम घबरा जाते हैं तो मुंह से निकलने वाले शब्द भी गड़बड़ा जाते हैं दोस्तों। जैसे कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ में मैकडफ जब अपॉइंटेड टाइम पर किंग डंकन से मिलने के लिए आता है और उन्हें खून से लथपथ पाता है तो वो ये शब्द बोलता है, ओ हॉरर हॉरर हॉरर, कितना भयावह दृश्य है। टंग नॉर हार्ट, ना तो मेरी जबान और ना ही मेरा दिल इसे कंसीव कर सकता है और इसे कोई नाम दे सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो वो बोल रहा है कि इस दृश्य को ना तो मेरी जबान महसूस कर सकती है और ना ही दिल कोई नाम दे सकता है। उसे टंग के साथ नेम दी को रखना था और हार्ट के साथ कंसीव को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। हड़बड़ाहट में उसने ये कह दिया है कि इस दृश्य को ना तो मेरी टंग कंसीव कर सकती है, ना तो मेरी जबान महसूस कर सकती है और ना ही मेरा हार्ट इसे नाम दे सकता है, जबकि नाम देने का काम टंग करती और कंसीव करने का काम हार्ट। तो ऐसा ही इन्वर्जन ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हाइपरबेटन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज पेरिफ्रेसिस is a roundabout way of speaking. Its common examples are fair sex for womankind and better half for wife. One literary example of periphrasis we find in Shakespeare's Othello. Desdemona, am I that name Iago? Iago, what name, fair lady? Desdemona, such as she says my lord did say I was. Periphrasis में बात को हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोलते हैं, उसे घुमा फिरा कर बोलते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वुमन काइंड के लिए फेयर सेक्स का यूज करना और वाइफ के लिए बेटर हाफ का। अगर लिटरेरी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो ऐसा एग्जाम्पल हमें शेक्सपियर के ओथेलो में देखने को मिलता है, जब डेस्डिमोना का हस्बैंड ओथेलो डेस्डिमोना पर झूठे आरोप लगाता है और उसे हुआ कह के बुलाता है। हुआ मीन्स प्रोस्टिट्यूट होता है दोस्तों, और ये वर्ड इतना वल्गर वर्ड है जो ओथेलो ने डेस्डिमोना के लिए तो बोल दिया, लेकिन डेस्डिमोना इतनी डिसेंसी वाली है, हुआ और प्रोस्टिट्यूट जैसे वर्ड्स वो अपनी जबान से भी नहीं बोल सकती। इसीलिए डेस्डिमोना पेरीफ्रेसिस का प्रयोग करती है दोस्तों। वो कहती हैं, क्या मैं उस नाम की औरत हूँ यागो? यागो कहता है, क्या नाम सुंदर स्त्री? डेस्डिमोना कहती है, वही नाम जो ये इमिलिया कहती हैं मेरे स्वामी ने मेरे लिए प्रयोग किया था। अर्थात डेस्डिमोना उस वल्गर वर्ड को नहीं बोलती, घुमा फिरा कर वो अपनी बात यागो के सामने रख देती है। इसे ही पेरीफ्रेसिस कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज देन लॉन्जाइनस टर्न्स हिज अटेंशन टू डिक्शन which comprises the proper choice of words and the use of metaphors and ornamented language. 4 leaves of this part are unfortunately lost, but in what remains his main argument is sufficiently stated. फिर लॉन्जाइनस नोबिलिटी ऑफ डिक्शन की बात करता है दोस्तों, जो कि 4th सोर्स ऑफ सब्लिमिटी है। डिक्शन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स और द यूज ऑफ मेटाफर्स एंड ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज। नोबिलिटी ऑफ डिक्शन से रिलेटेड जो ट्रेटाइज के 4 पेजेज हैं वो अनफॉर्चुनेटली खो गए हैं, और जो बचा है वो भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि लॉन्जाइनस नोबिलिटी ऑफ डिक्शन को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्जाइनस इज ऑफ द ओपिनियन दैट वर्ड्स व्हेन सुटेबल एंड स्ट्राइकिंग हैव अ मूविंग and seductive effect upon the reader and are the first things in a style to lend it grandeur, beauty and mellowness, dignity, force, power and a sort of glittering charm. It is they that breathe voice into dead things and they are the very light of thought.
इस पॉइंट में लॉन्जाइनस हमें ये बताते हैं दोस्तों कि वर्ड्स का प्रयोग अगर सुटेबल और स्ट्राइकिंग होता है तो वो लोगों को मूव करने का अर्थात ट्रांसपोर्ट करने का काम बहुत अच्छे से करता है। और वो आगे कहते हैं ये नोबिलिटी ऑफ डिक्शन ही है जो कि किसी भी स्टाइल को ग्रांडियोर, ब्यूटी, मेलोनेस, डिग्निटी, फोर्स, पावर और ग्लिटरिंग चार्म देने का काम करती है। ये नोबिलिटी ऑफ डिक्शन ही होती है जो कि मरी हुई चीज़ों में जान डालने का काम करती है। लेकिन इसे भी लॉन्जाइनस लाइट ऑफ थॉट का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्टली लॉन्जाइनस कंसीडर्स द डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन. It should be the arrangement that blends thought, emotion, figure and diction, the preceding four elements of sublimity into an integrated whole. Such an arrangement has not only a natural power of persuasion and of giving pleasure, but also the marvelous power of exalting the soul and swaying the heart of man. अंत में लॉन्जाइनस डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन की बात करते हैं दोस्तों। लॉन्जाइनस इसे एक अरेंजमेंट मानते हैं जिसमें कि पिछले चारों सोर्सेस थॉट, इमोशन, फिगर और डिक्शन को एक इंटीग्रेटेड होल में डाला जाता है, उन्हें एक संपूर्ण रूप दिया जाता है। और ये जो अरेंजमेंट बन के तैयार होता है इसके अंदर ताकत होती है परसुएट करने की, प्लीज करने की और साथ ही साथ इसमें रीडर्स के सोल को उठाने की और उनके हार्ट को प्रभावित करने की अत्यधिक शक्ति होती है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज स्कॉट जेम्स कॉल्ड लॉन्जाइनस द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बिकॉज ऑफ हिज इंसिस्टेंस ऑन पैशन, एक्सटेसी, ट्रांसपोर्ट, इमेजिनेशन, इंटेंसिटी एंड एक्साल्टेशन। क्योंकि लॉन्जाइनस एक्सटेसी, पैशन, ट्रांसपोर्ट, इमेजिनेशन, इंटेंसिटी और एक्साल्टेशन की बात करता है दोस्तों, इसीलिए स्कॉट जेम्स लॉन्जाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्जाइनस डिस्टिंग्विशेस द ट्रू सबलाइम फ्रॉम द फॉल्स सबलाइम एंड सेज दैट द वॉइसेस ऑफ सबलाइम इमर्ज आउट ऑफ टू थिंग्स, लैक ऑफ पैशन एंड सिंसियरिटी एंड inadequacy of communication caused by faulty technique. He has repeatedly warned the readers against an excessive use of rhetorical devices, bombastic language and a reliance on superficial and exaggerated defects. Longinus ट्रू सबलाइम और फॉल्स सबलाइम के बीच में अंतर बताता है। वो कहता है कि सबलाइम के अंदर बुराइयां तब आती हैं जब उसमें लैक ऑफ पैशन और सिंसियरिटी होती है या फिर उसमें कम्युनिकेशन की कमी होती है, और ऐसा गलत टेक्निक की वजह से होता है दोस्तों। वो रीडर्स को बार बार वार्न करता है कि हमें एक्सेसिव यूज ऑफ रिटोरिकल डिवाइसेस नहीं करना चाहिए, हमें बॉम्बास्टिक लैंग्वेज का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो सुपरफिशियल और एग्जेग्रेटेड इफेक्ट्स हैं उनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर आधारित नहीं रहना चाहिए। द कंक्लूजन ऑफ द एसे हैज लॉन्ग बीन लॉस्ट, लीविंग रीडर्स विद दिस एक्सटेंडेड फ्रेगमेंट written as an epistolary piece to dear Terentianus on the Sublime examines the work of more than 50 ancient writers under the lens of the Sublime। इस एस्से का निष्कर्ष भी कहीं ना कहीं खो गया है दोस्तों, लेकिन एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा हुआ ऑन द सबलाइम जो कि टेरेंटियनस को संबोधित करते हुए लिखा गया है। ये जो ऑन द सबलाइम वाला वर्क है ये 50 से ज़्यादा एंशिएंट राइटर्स को स्टडी करता है दोस्तों, और उन्हें सबलाइम के लेंस से देखने की कोशिश करता है। Our 25th point is it was Boileau's translation of the treatise on the Sublime in 1674 that won recognition for it as a work worthy to rank with the works of Aristotle and Horace। बोइलियो ने जो ऑन द सबलाइम का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था दोस्तों वो 1674 में आया था, और यही वो ट्रांसलेशन था जिसने कि लॉन्जाइनस को एरिस्टोटल और होरेस के बराबरी वाला स्थान दिला दिया। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।